गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं 27 जून से बनने वाले 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न जो आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और सभी दोस्तों से मेरी उम्मीद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने शेयर किया करें और लाइक सब्सक्राइब करना लास्ट में ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर के। तो प्रश्न है हमारा पहला क्वेश्चन, विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला बना देश का चौथा शहर कौन है। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न इसलिए बन जाता है क्योंकि चौथा शहर पूछा है इसमें। ठीक, तो इसका ऑप्शन है ए श्रीनगर, बी है लद्दाख, सी है अरुणाचल प्रदेश और ए है हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल ए होगा इसका राइट आंसर। श्रीनगर जो है विश्व शिल्प शहर का चौथा ऐसा शहर बना जिसने शिल्प शहर के रूप में दर्जा प्राप्त किया है। अब बात करें इसकी, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर बना है और विश्व शिल्प परिषद ने श्रीनगर को विश्व शिल्प नगरी की मान्यता दी है। यह प्रतिष्ठित सम्मान शहर की समृद्ध विरासत को और उसके कारीगरों के असाधारण कौशल को बढ़ावा देता है। और विश्व शिल्प परिषद ने श्रीनगर को विश्व शिल्प नगरी की मान्यता दी। यह प्रतिष्ठित सम्मान शहर की समृद्ध विरासत और उसके असाधारण कौशल बढ़ावा देता है। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा है कि यह मान्यता हमारे कारीगरों की कड़ी मेहनत और असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी आपको पता है और यहाँ के उपराज्यपाल यहाँ का शासन करता है, तो मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। अब इसका गठन की बात करें तो ये केंद्र शासित राज्य बना कब, तो ये बना है 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित रूप में इसका गठन हुआ है। पहले इसमें धारा 370 चलती थी, ठीक, लेकिन अब इसको ख़त्म कर दिया गया है। तो ये अब केंद्र शासित रूप में इसका फिर से गठन किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ पर प्रारंभ हुई। तो इसके ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या मध्य प्रदेश। फिलहाल इसका राइट आंसर होगा ए दिल्ली जो है अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक यहाँ पे प्रारंभ हुई है। और इसका संस्करण पूछा जाए तो 64वां संस्करण है। तो इसके बारे में बता दें आपको डिटेल, तो 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक नई दिल्ली में शुरू हुई। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO परिषद की बैठक 25 जून 2024 को नई दिल्ली में भारत मंडपम में शुरू हुई, जिसमें 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया इसमें। और आगे बात करें इसकी और डिटेल जो है, तो चीनी उद्योग और जैव ईंधन क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए 25 से 27 जून 2024 तक होने वाली बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लेने की उम्मीद है। और पिछले साल यूनाइटेड किंगडम लंदन में आयोजित 63वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक हुई। अगर पूछ ले कि 63वीं कहाँ हुई थी, 63वीं ही थी लंदन में, ठीक। और बैठक में भारत को 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी परिषद का अध्यक्ष चुना गया था। इसमें मतलब 63वीं अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन परिषद की बैठक हुई थी, इसमें घोषणा हुई थी कि जो 64वीं होगी वो भारत इसकी अध्यक्षता करेगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हेनले प्राइवेट हेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका जो राइट आंसर है सी होगा। तीसरा स्थान इसमें मिला है हेनले प्राइवेट हेल्थ माइग्रेशन में। अब इसके बारे में जानकारी आपको बता दें, तो हेनले प्राइवेट हेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में भारत को मिला तीसरा स्थान। और हाल ही में जारी हेनले प्राइवेट हेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अंतर्गत भारत में 2024 में करोड़पतियों के प्रवास में मंदी आने की संभावना है। तो इसमें क्या सिस्टम होता है, ये हेनले प्राइवेट हेल्थ माइग्रेशन क्या होता है, करोड़पतियों से संबंधित इसमें रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक। तो रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि 2024 में लगभग 4300 करोड़पति भारत छोड़े, ठीक। 2024 में इतने छोड़े, लेकिन 2023 की अगर आपको बात बताएं तो इसमें 5100 जो करोड़पति इन्होंने भारत को छोड़ दिया है। भारत छोड़ के कहीं दूसरे देश की नागरिकता ले ली, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, मतलब अन्य किसी भी देश में चले गए। और इसके बारे में बता दें तो इस प्रकार करोड़पतियों के पलायन के मामले भारत, चीन और यूनाइटेड किंगडम के बाद तीसरे स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट की बात करें तो इसमें भारत का स्थान 50वां है, पहले स्थान पे सिंगापुर है, ठीक।
और हेनले एंड पार्टनर्स और हेल्थ इंटेलिजेंस फर्म न्यू वर्ल्ड हेल्थ वेल्थ के बीच सहयोग से तैयार की गई इस रिपोर्ट का 18 जून को अनावरण किया गया, जिसमें उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्तियों HNWI के वैश्विक आवागमन पर विस्तृत जानकारी दी गई है। ठीक, तो ये थी इसकी पूर्ण जानकारी। अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, WTT कंटेंडर लागोस 2024 में महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी। तो ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है पहली खिलाड़ी के नाम से। तो इसका जो ऑप्शन है श्रीजा अकुला है, PV सिंधु है, मारिया शारापोवा, ईगा स्वियातेक है। ये तो फिलहाल पोलैंड के खिलाड़ी नंबर 1 के, और श्रीजा अकुला जो है ये बनी है महिला एकल जीतने वाली पहली भारतीय। ठीक, अब इनके बारे में बता दें तो श्रीजा अकुला WTT कंटेनर लागोस 2024 में महिला एकल खिताब जीतने वाली बनी है पहली भारतीय खिलाड़ी। श्रीजा अकुला ने 23 जून 2024 को WTT कंटेंडर लागोस 2024 प्रतियोगिता के फाइनल में चीन की 16 वर्षीय इजी डिंग को 4-1, 10-12, 11-9, 11-6, 11-8 और 11-6 से हराकर अपना पहला WTT कंटेंडर खिताब जीता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, USA ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी रूप में नामित किया है? यूक्रेन, युगांडा, केन्या, नामीबिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये केन्या होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब इसके बारे में बता दें तो USA ने केन्या को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में नामित किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने केन्या को उस उप सहारा अफ्रीका में देश का पहला प्रमुख गैर नाटो सहयोगी MNNA नामित करने का संकल्प लिया है। केन्याई राष्ट्रपति का औचित्य विलियम रूटो है। दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा करने के लिए वाशिंगटन DC की राजकीय यात्रा पर आए हैं। और नाटो के 32 वर्तमान में सदस्य देश है। इसमें 31वां स्वीडन बना था, 32वां बना था 31वां स्पेन बना और 32वां स्वीडन बना। और नाटो की वजह से ही नाटो की सदस्यता लेने के लिए यूक्रेन और रूस के बीच में जंग शुरू हुई है 3 साल से। तो इसका पूर्ण रूप होता है नाटो का उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन होता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 4 अप्रैल 1949 को ही 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन DC में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, UN महिला वैश्विक डेटा के अनुसार महिला राष्ट्राध्यक्ष और कैबिनेट सदस्यों की संख्या के आधार पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? 178, 172, 171 या 169? तो इसका जो राइट आंसर है 169वां स्थान मिला है। सॉरी, इधर डी होगा, 169वां स्थान मिला इसमें। अब UN महिला वैश्विक डेटा के अनुसार, नहीं सॉरी, इसमें मिला है 171 है, सी ऑप्शन होगा इसका, 169 नहीं है। अब इसके बारे में बताएं आपको डिटेल में। तो UN महिला वैश्विक डेटा के अनुसार महिला राष्ट्राध्यक्ष और कैबिनेट सदस्यों की संख्या के आधार पर भारत को 171वां स्थान मिला है। और निर्मला सीतारमण, अनुप्रिया पटेल, अन्नपूर्णा देवी समेत इन 7 महिला मंत्रियों को मोदी कैबिनेट में जगह मिली। ठीक, अपना दल से कौन थी? उत्तर प्रदेश से संबंधित मतलब एक क्वेश्चन है करंट का। तो अपना दल US सुप्रीमो ने उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर सीट पर दर्ज की। उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रमेश चंद्र को हराया था। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गामा रे बर्स्ट का अध्ययन करने के लिए चीन और किस देश ने SVOM मिशन लॉन्च किया? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या भारत? तो इसने फ्रांस के साथ अध्ययन करने के लिए SVOM मिशन लॉन्च किया है। अब इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बता दें तो गामा रे बर्स्ट का अध्ययन करने के लिए चीन और फ्रांस ने लॉन्च किया SVOM मिशन। और फ्रांसीसी चीनी उपग्रह स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर SVOM को ले जाने वाला लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट शनिवार को दक्षिण पश्चिमी चीन से सफलतापूर्वक उड़ान भरा गया। और 930 किलोग्राम वजनी और दोनों देशों के उपयोग उपकरणों से सुसज्जित SVOM उपग्रह का उद्देश्य गामा किरण विस्फोटों का पता लगाना और उनका अध्ययन करना है। ठीक, और इससे क्या अध्ययन करने से पता चलेगा? सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसके बारे में अध्ययन होगा इसमें, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पता लगेगा इसमें सटीक रूप से। ठीक, इसलिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। थल सेना के अगले वाइस चीफ आर्मी स्टाफ कौन होंगे? मनोज तिवारी, मनोज मुकुंद नरवणे,
NS राजा सुब्रमण्यम या बिपिन रावत। बिपिन रावत तो फिलहाल मर गए, इनका कोई मतलब नहीं। फिलहाल इसका राइट आंसर होगा NS राजा सुब्रमण्यम, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे। तो लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम होंगे अगले वाइस चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी। सरकार ने 20 जून को उनके इस पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी है, क्योंकि इस पद पर पहले कौन थे? उपेंद्र तिवारी थे, जो अब इसमें वो मुख्य बन गए हैं थल सेना की। तो वर्तमान में सेना की केंद्रीय कमान का नेतृत्व कर रहे अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। ठीक, ये प्रमोट हो गए तो उनकी जगह पे ये आ गए। अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस सरकार ने बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स पहल लॉन्च किया? सिक्किम, असम, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। तो इस समय फिलहाल बाढ़ की जो स्थिति बनी हुई है असम में बनी हुई है, तो वहीं की सरकार ने स्कूल इन बॉक्स बच्चों के लिए ये लॉन्च किया है पहल। ठीक, तो असम सरकार ने बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स लॉन्च किया है। शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण सामग्री और अन्य वस्तुओं से युक्त ऐसा बॉक्स या बाल अनुकूल स्थान CFS किट राज्य के प्रत्येक 167 मॉडल राहत शिविरों में उपलब्ध कराया जाएगा, जहां मई से बाढ़ और वर्षा जनित भूस्खलन से कम 31 लोगों की जान ले ली। और असम में क्या अभी नया है, तो कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची मेला प्रारंभ हुआ है, और कटी बिहू महोत्सव जो है असम में मनाया गया वो भी। और असम की राजधानी क्या है, तो सभी को पता है दिसपुर असम की राजधानी है। असम की राजधानी दिसपुर है, और यहाँ के CM कौन है, तो हेमंत बिश्व शर्मा। ठीक, हेमंत बिश्व शर्मा है, हेमंत, ये सभी को पता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत 6G एलायंस ने फिनलैंड के किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? ओलू विश्वविद्यालय, किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, ओल विश्वविद्यालय के साथ भारत ने 6G एलायंस के साथ समझौता किया है। अब भारत 6G एलायंस ने फिनलैंड के ओल विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया। भारत 6G एलायंस ने हाल ही में 6G स्मार्ट नेटवर्क और सेवा उद्योग संघ 6GIA और 6G फ्लैगशिप ओलू विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत 6G विजन के तहत DOT पहले से ही 6G पर त्वरित शोध पर 470 प्रस्तावों का मूल्यांकन कर रहा है। और भारत 6G विजन घोषणा पत्र पिछले साल जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत को उन्नत दूरसंचार प्रौद्योगिकियों का अग्रणी या पूर्तिकर्ता बनाना है, जो कि विकसित भारत के उद्देश्यों को अनुरूप है। 6G कहाँ लॉन्च हुआ, तो फिनलैंड में फिलहाल चालू हुआ है ना। और फिनलैंड की राजधानी क्या है, तो हेलसिंकी है। ठीक, यहाँ की राजधानी हेलसिंकी, फिनलैंड की राजधानी ना, याद है सबको। तो ये थे आज के, और हजार लोग घूम किसे कहते हैं, तो फिनलैंड को कहते हैं ये। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, और सभी दोस्तों से यही उम्मीद है कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर ज़रूर दिया करें कि मेरी क्लास कैसी लगी। ठीक, तो बाय सभी को, थैंक यू पढ़ने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले दिन। थैंक यू, बाय सभी को।